नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोचने का तरीका बदल सकती है। हाउ टू थिंक लाइक अ फिलोसफर बाय डैनियल स्मिथ। तो कहानी शुरू होती है अमन से। दिल्ली की तेज तर्रार जिंदगी में खोया हुआ एक 32 साल का आम आदमी। उसकी जिंदगी जैसे रूटीन पर चल रही थी। सुबह ऑफिस की भागदौड़, शाम को घर की जिम्मेदारियां और रात को थकान में गहरी नींद। लेकिन अंदर से वो खुद को खाली महसूस करता था, जैसे वो सिर्फ एक मशीन बन गया हो। कोई जुनून नहीं, कोई मकसद नहीं। एक दिन मेट्रो में सफर करते हुए वो मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था जब उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, हाउ टू थिंक लाइक अ फिलोसफर। पहले तो उसने सोचा, फिलॉसफी वो तो कॉलेज में भी बोरिंग लगती थी। लेकिन फिर उसने मन में कहा, क्यों न इसे एक मौका दिया जाए, शायद कुछ नया सीखने को मिले। और उसने किताब ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद जब अमेज़न का पैकेज उसके हाथ में आया तो पहली बार उसे सच में कुछ एक्साइटमेंट महसूस हुई। चाय का कप लेकर वो अपनी कुर्सी पर बैठा और किताब खोल दी। पहला चैप्टर था पे अटेंशन। ये सुनकर वो चौंक गया। ध्यान देना, ये तो अजीब टॉपिक है। लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। पहले ही पैराग्राफ में डैनियल स्मिथ ने लिखा था, ध्यान देना ही फिलोसॉफिकल सोच की शुरुआत है। दुनिया को समझने के लिए, अपने आसपास के लोगों को देखने के लिए और यहां तक कि अपने इमोशंस को महसूस करने के लिए अटेंशन बेहद जरूरी है। जैसे जैसे अमन आगे पढ़ता गया, उसे लगा कि जैसे किताब उससे सीधे बात कर रही हो। देखो, मत सिर्फ देखो, सुनो, मत सिर्फ सुनो। ये लाइन उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने महसूस किया कि उसने कभी अपनी जिंदगी में सही मायने में ध्यान दिया ही नहीं। उसी दिन उसने तय किया, अब बस वो इस लेसन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएगा। अगली सुबह ऑफिस के लिए भागने की बजाय वो थोड़ा पहले निकला। मेट्रो स्टेशन पर उसने पहली बार आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। अरे, ये चौकीदार तो रोज मुझे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अमन मुस्कुराया और पहली बार जवाब दिया। मेट्रो में नेटफ्लिक्स देखने की बजाय उसने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। किसी के चेहरे पर चिंता थी तो किसी में मासूमियत। पहली बार उसे लगा कि हर चेहरा एक कहानी कह रहा है। ऑफिस में भी उसने इस लेसन को अपनाया। जब बॉस प्रेजेंटेशन दे रहा था तो उसने फोन साइड में रख दिया और पूरी तरह ध्यान लगाया। उसे महसूस हुआ कि बॉस के टोन में टारगेट्स की बातें ही नहीं, बल्कि छिपी हुई फ्रस्ट्रेशन भी थी। अमन ने सोचा, क्यों न मैं अगले हफ्ते कुछ प्रैक्टिव अप्रोच दिखाऊं। दिन बीतते गए और अमन की जिंदगी बदलने लगी। दोस्तों के साथ उसने ध्यान से सुनने की आदत अपनाई। एक दोस्त ने कहा, यार, पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी फीलिंग समझ रहा है। अमन को महसूस हुआ कि अटेंशन किसी को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। एक दिन पार्क में टहलते हुए उसने एक पुराने पेड़ को देखा। वही पेड़ जो बरसों से था, लेकिन आज पहली बार उसने उसकी जड़ों और टहनियों की बारीकियों पर ध्यान दिया। उसे महसूस हुआ कि हर शाखा की तरह इंसान की जिंदगी का भी एक मतलब होता है। किताब का पहला लेसन, पे अटेंशन, उसके लिए किसी जादुई चाबी जैसा बन गया था। अमन ने सोचा, अगर एक चैप्टर ने मेरी सोच बदल दी तो बाकी किताब क्या कर सकती है। वो मुस्कुराया और घर की ओर बढ़ गया। अब ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, बल्कि जीने के लिए थी। और यही से उसकी कहानी सच में शुरू हुई। अमन की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। उसका हर दिन अब एक नई खोज की तरह था। क्या आप भी अपनी जिंदगी में पे अटेंशन लेसन को अपनाने के लिए तैयार हैं? आइए अमन की तरह इस सफर की शुरुआत करें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हाउ टू थिंक लाइक अ फिलोसफर का अगला चैप्टर अमन को एक नई दिशा में ले गया। उस रात ऑफिस के काम से निपटने के बाद उसने जल्दी डिनर किया और किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज पर सवाल उठाओ। अमन ने पन्ने पलटते हुए खुद से बड़बड़ाया। डैनियल स्मिथ ने लिखा था, गहराई से समझने के लिए आपको न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद से भी सवाल करना होगा। अमन ने पढ़ते पढ़ते अपनी कुर्सी पर झुककर सोचा, क्या मैं कभी खुद से सवाल करता हूं, या हमेशा चीजों को जैसे है वैसे ही मान लेता हूं। यह विचार उसे असहज करने लगा, जैसे किताब उसकी सोच की नींव हिला रही हो। स्मिथ ने लिखा था
कि सवाल उठाने से न केवल बाहरी दुनिया बल्कि अपने अंदर के सच को भी समझा जा सकता है। अमन ने किताब बंद की और कुर्सी पर पीछे टिककर खुद से पहला सवाल किया, मैं इतना बेचैन क्यों रहता हूं? यह सवाल जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेदने जैसा था। उसने सोचा, क्या मैं इसलिए बेचैन हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं, या इसलिए क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगा रहता हूं? उसने महसूस किया कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं, लेकिन सवाल पूछना ही एक बड़ा कदम था। धीरे धीरे यह प्रक्रिया उसे रोचक लगने लगी। अगले दिन मेट्रो में सफर करते वक्त उसने अपने आसपास की चीजों पर सवाल करना शुरू कर दिया। उसने देखा, मेट्रो के गेट के पास खड़ा एक आदमी बार बार अपने फोन की नोटिफिकेशन चेक कर रहा था। उसने सोचा, हम फोन से इतने जुड़े क्यों हैं? क्या ये हमें कनेक्टेड बनाते हैं या डिस्कनेक्टेड? ऑफिस में भी अमन ने यही करना शुरू किया। एक मीटिंग के दौरान जब टीम लीड ने कहा, हमें इस महीने सेल्स बढ़ानी है, तो अमन के मन में सवाल आया, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ नंबर बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है, या ग्राहकों को बेहतर अनुभव देना? हालांकि उसने ये सवाल जोर से नहीं पूछा, लेकिन इसे अपने दिमाग में घुमाता रहा। शाम को जब वो अपने दोस्त अमित से मिला तो उसने पूछा, अमित, क्या तूने कभी सोचा है कि हम हर वीकेंड वही एक जैसी चीजें क्यों करते हैं? वही कैफे, वही बातें, कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? अमित पहले चुप रहा, फिर हंसकर बोला, यार, ये तेरी नई किताब का असर है क्या? दोनों ने तय किया कि इस बार कुछ नया करेंगे। अमन ने महसूस किया कि सवाल पूछने से बातचीत भी गहरी और अर्थपूर्ण हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसने उसे झकझोरा वो उसके खुद के विश्वासों से जुड़ा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं जो मानता हूं वो सच में मेरा विश्वास है, या सिर्फ वही है जो मुझे बचपन से सिखाया गया? उसने सफलता का उदाहरण लिया। मुझे हमेशा सिखाया गया कि सफलता का मतलब है अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसे और एक बड़ा घर। लेकिन क्या यही सच में सफलता है, या सफलता का मतलब है अपनी जिंदगी से संतुष्ट होना? इस सवाल ने उसे अपनी सोच की गहराइयों में ले गया। उसने महसूस किया कि उसके कई विश्वास केवल सीखे हुए थे, जिन पर उसने कभी सवाल नहीं उठाया। डैनियल स्मिथ की किताब ने उसे यह भी सिखाया कि सिर्फ दूसरों से सवाल करना काफी नहीं, बल्कि अपने ही सवालों को चुनौती देना भी जरूरी है। उसने सोचा, क्या मैं सही सवाल पूछ रहा हूं, या मेरा नजरिया सीमित है? अमन ने एक जर्नल खरीदा और उसमें अपने सवाल लिखना शुरू किया। वो हर सवाल का विश्लेषण करता और जवाब ढूंढने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि सवाल पूछना सिर्फ जवाब पाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने का तरीका भी है। एक वीकेंड पर जब वो अपने परिवार के साथ बैठा था, उसके पिता न्यूज देख रहे थे और किसी राजनीतिक मुद्दे पर नाराज हो रहे थे। अमन ने मुस्कुराते हुए पूछा, पापा, क्या आपने कभी सोचा है कि जो न्यूज हमें दिखाते हैं वो भी तो पक्षपाती हो सकती है? क्या हमें हर चीज पर भरोसा करना चाहिए जो टीवी पर आती है? पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बात तो सही है बेटा, लेकिन फिर सच क्या है? दोस्तों, यही है क्वेश्चन एवरीथिंग की ताकत, सच को जानने और खुद को बेहतर समझने का तरीका। क्या आप भी अपनी सोच को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? तो ये कैसे पता चलेगा? अमन ने खुद से सवाल किया और तुरंत जवाब भी दिया। शायद हमें हर चीज को दो दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सवाल पूछने चाहिए और खुद से रिसर्च करनी चाहिए। उसके इस विचार ने उस दिन उसके पिता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब ऐसा लगने लगा था कि अमन की क्वेश्चनिंग सिर्फ उसे नहीं, बल्कि दूसरों को भी सोचने के लिए प्रेरित कर रही थी। रात में जब अमन अपने कमरे में बैठा था, तो उसने महसूस किया कि सवाल पूछना किसी रोमांचक एडवेंचर से कम नहीं। यह प्रक्रिया उसे हर दिन कुछ नया सिखा रही थी। उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां डैनियल स्मिथ ने लिखा था, प्रश्न ज्ञान की नींव है, लेकिन सच्चा ज्ञान तब आता है जब आप अपने सवालों पर भी सवाल उठाते हैं। अमन अब अगले चैप्टर के लिए तैयार था। उसने सोचा, हर लेसन मुझे जिंदगी के एक नए पहलू से परिचित कराता है। अगर मैं इस जर्नी को पूरी तरह अपनाऊं तो शायद मुझे वो मकसद मिल जाए जिसे मैं इतने सालों से खोज रहा हूं। कहानी का ये अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन अगले लेसन की शुरुआत पास ही थी। तीसरा चैप्टर, फॉलो दी फैक्ट्स। तीसरे अध्याय ने अमन को पूरी तरह से बदलने का वादा किया।
उसने पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। डैनियल स्मिथ ने लिखा था, विचार और भावनाओं की अपनी जगह है, लेकिन मजबूत तर्कों की बुनियाद हमेशा तथ्यों पर होती है। बिना सबूत के सबसे जोशीली दलीलें भी धराशायी हो जाती है। अमन ने इसे दोबारा पढ़ा। ये वाक्य जैसे सीधे उसी से कहा गया हो। उसने अपनी जिंदगी में कई बार देखा था कि लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए भावनाओं और धारणाओं पर भरोसा करते हैं, और सच कहें तो उसने खुद भी ऐसा किया था। कई बार मैंने केवल गट फीलिंग पर निर्णय लिए हैं, बिना ये देखे कि डेटा या साक्ष्य क्या कहता है। उसने तुरंत तय किया कि अब से वो हर निर्णय तथ्यों के आधार पर करेगा। अगले पैराग्राफ में उसने पढ़ा, भावनाएं अक्सर हमें उन चीजों की ओर खींचती है जो हमें सही लगती है, लेकिन वे सच में सही है या नहीं, ये जानने के लिए हमें साक्ष्य चाहिए। अमन ने सोचा, आज से हर तर्क, हर विश्वास और हर निर्णय को मैं एविडेंस के लेंस से देखूंगा। तथ्यों की पहली परीक्षा। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसकी टीम के एक साथी ने कहा, मुझे लगता है कि इस महीने हमारी सेल्स खराब रही क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। अमन ने तुरंत सवाल उठाया, क्या हमारे पास इस बात का कोई डेटा है? क्या हमें पता है कि कंपटीशन ने हमारा कितना शेयर लिया, या ये सिर्फ हमारा अंदाजा है? टीममेट कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, नहीं, ये बस मेरा गेस है। अमन ने सुझाव दिया, तो क्यों ना हम मार्केट डेटा का विश्लेषण करें? हो सकता है कि कंपटीशन के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो। उसके इस दृष्टिकोण ने पूरी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात सिर्फ राय पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर होने लगी। दैनिक जीवन में बदलाव। शाम को जब वो मेट्रो से घर लौट रहा था, तो उसने अपने डेली ऑब्जर्वेशन पर भी इस लेसन को लागू किया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं जो चीजें देखता हूं वे सच में वैसी ही हैं जैसी मुझे लगती है, या मेरे पूर्वाग्रह बियासेस उन्हें गलत समझ रहे हैं? उसे याद आया कि पिछले हफ्ते उसने अपने दोस्त समीर के निर्णय को कितनी जल्दी जज किया था। समीर ने बताया था कि वो अपनी नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा है। अमन का पहला ख्याल था, यार ये तो बहुत रिस्की मूव है, समीर गलत कर रहा है। लेकिन अब फॉलो दी फैक्ट्स के सबक के बाद उसने सोचा, मैंने समीर के निर्णय को किस आधार पर गलत कहा? क्या मैंने उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग देखी? क्या मैंने उसके कारणों को समझा, या ये मेरी अपनी असुरक्षा थी जो मुझे फ्रीलांसिंग रिस्की लग रही थी? अमन ने तय किया कि वो समीर से दोबारा बात करेगा, इस बार बिना जजमेंटल हुए। अपने विश्वासों पर सवाल। घर पहुंचकर अमन ने अपने पुराने विश्वासों पर भी सवाल करना शुरू कर दिया। उसने एक डायरी निकाली और अपने कुछ मजबूत विश्वास लिखे। 1. मेहनत हमेशा सफलता की गारंटी देती है। 2. लोग वही करते हैं जो उनके इरादे होते हैं। 3. पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। फिर उसने खुद से पूछा, क्या ये विश्वास वास्तव में तथ्यों पर आधारित है, या ये सिर्फ बातें हैं जो मैंने बचपन से सुनी हैं? उसे एहसास हुआ कि इनमें से कई विश्वास केवल धारणाओं पर आधारित थे। मेहनत हमेशा सफलता की गारंटी देती है। उसने खुद से पूछा, क्या ये सच है? मुझे याद है कि मेरे कॉलेज का दोस्त रोहित बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे उसकी ड्रीम जॉब नहीं मिली। नया दृष्टिकोण। अमन ने महसूस किया कि सच्चाई केवल तथ्यों और साक्ष्यों से ही जानी जा सकती है। अब वो अपनी सोच को नए नजरिए से देखने के लिए तैयार था। फॉलो दी फैक्ट्स ने उसे सिखाया कि सिर्फ भावनाओं या धारणाओं पर भरोसा करना काफी नहीं, बल्कि हर निर्णय को मजबूत तर्क और साक्ष्य के आधार पर जांचना जरूरी है। क्या आप भी अपनी सोच को सच्चाई की कसौटी पर परखने के लिए तैयार हैं? शायद मेहनत जरूरी है, लेकिन सफलता कई और पहलुओं पर भी निर्भर करती है। ये बात अमन को धीरे धीरे समझ में आ रही थी। उसने महसूस किया कि हर विश्वास और हर निर्णय को तथ्यों की कसौटी पर परखना चाहिए। अगले कुछ दिनों में अमन ने हर छोटी बड़ी बात में फैक्ट्स को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। मूवीज का कंटेंट खराब हो गया है। एक शाम जब उसका दोस्त अमित उससे बहस कर रहा था कि आजकल की फिल्मों का कंटेंट खराब हो गया है, तो अमन ने बड़ी शांति से पूछा, तुम किस आधार पर यह कह रहे हो? क्या तुमने डेटा देखा है कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, या ये बस तुम्हारा पर्सनल परसेप्शन है? अमित थोड़ा झेम गया और हंसते हुए बोला, यार सही कहा, शायद मैं अपनी पसंदीदा फिल्मों को ही आधार बना रहा हूं। अमन को समझ आया
कि फैक्ट्स को प्राथमिकता देने से बहसें केवल ज्यादा सार्थक ही नहीं बनती, बल्कि रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। निवेश के फैसले और डेटा की ताकत। अमन ने इस सबक को अपने व्यक्तिगत फैसलों में भी लागू करना शुरू कर दिया। जब उसने सोचा कि अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, तो उसने अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने के बजाय सही रिसर्च की, डेटा देखा, पिछले प्रदर्शन का विश्लेषण किया और विशेषज्ञों से राय ली। ये एक नया तरीका था। उसने महसूस किया कि फैक्ट्स पर आधारित फैसले ज्यादा आत्मविश्वास और सटीकता से भरे होते हैं, फैक्ट्स बनाम इमोशंस। लेकिन अमन ने यह भी सीखा कि हर चीज के लिए फैक्ट्स ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी फैक्ट्स अधूरे होते हैं और भावनाओं या अंतर्ज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। किताब में लिखा था, फैक्ट्स प्रोवाइड क्लैरिटी बट इमोशंस गिव डायरेक्शन, द की इज टू बैलेंस बोथ। इसने अमन को गहराई से प्रभावित किया। उसने समझा कि हर चीज को फैक्ट से जांचना जरूरी है, लेकिन इमोशंस और वैल्यूज को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस रात उसने अपनी जर्नल में लिखा, फॉलो दी फैक्ट्स ने मुझे सिखाया है कि न केवल दुनिया पर बल्कि अपने विश्वासों पर भी सवाल करना जरूरी है। फैक्ट्स किसी लाइट हाउस की तरह होते हैं जो धारणाओं के कोहरे में रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमें लहरों की आवाज भी सुननी चाहिए, क्योंकि वे हमें बताते हैं कि हमारी सच्ची मंजिल कहां है। चौथा अध्याय, वॉच योर लैंग्वेज। अब अमन अगले चैप्टर के लिए तैयार था। किताब के चौथे लेसन का नाम था वॉच योर लैंग्वेज। रात का समय था। अमन अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। किताब हाथ में थी और टेबल पर चाय का कप रखा था। उसने पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। डैनियल स्मिथ ने लिखा था, भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये विचारों को आकार भी देती है। अमन ने इस पर कुछ देर सोचा। उसे एहसास हुआ कि वो अक्सर अपनी बात को व्यक्त करने में पूरी तरह से ध्यान नहीं देता। कई बार वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था जो या तो अस्पष्ट, वेग होते थे या जिनका मतलब लोग गलत समझ लेते थे। मेट्रो में बातचीत। अगले दिन ऑफिस जाते समय मेट्रो में उसने दो लोगों की बातचीत सुनी। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा, यार ये सरकार कुछ करती ही नहीं, सब कुछ खराब हो रहा है। अमन ने सोचा, कुछ नहीं करती और सब कुछ खराब जैसे शब्द कितने अस्पष्ट है। उसने महसूस किया कि लोग अक्सर अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का चयन नहीं करते। इससे उनकी बात का मतलब बदल सकता है। ऑफिस में भाषा का महत्व। ऑफिस में भी अमन ने इस लेसन को लागू करना शुरू किया। मीटिंग के दौरान एक सहकर्मी ने कहा, हमारे प्रोडक्ट को और इंप्रूव करना चाहिए। अमन ने बड़ी शांति से पूछा, इंप्रूव से आपका मतलब क्या है? क्या हम इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, इसकी यूजेबिलिटी बेहतर करना चाहते हैं, या कुछ और? इंप्रूव बहुत ब्रॉड वर्ड है, हमें इसे डिफाइन करना होगा। उसके सवाल ने मीटिंग को स्पष्ट दिशा दी। शब्दों और सोच का गहरा संबंध। किताब में लिखा था, प्रिसिशन इन वर्ड्स लीड्स टू क्लैरिटी इन थॉट्स। मिसकम्युनिकेशन इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ इम्प्रिसाइज और केयरलेस लैंग्वेज। अमन ने महसूस किया कि भाषा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारी सोच को भी आकार देती है। उसने तय किया कि वो अपनी बात को व्यक्त करने में ज्यादा ध्यान देगा और शब्दों का चयन सोच समझ कर करेगा। जर्नी का नया पड़ाव। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर नया लेसन अमन की जिंदगी को एक नई दिशा और एक गहरा अर्थ दे रहा था। किताब पढ़ना अब सिर्फ एक आदत नहीं रह गई थी, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हर लेसन उसे खुद के बारे में, अपनी सोच के तरीके के बारे में और दुनिया के साथ अपने रिश्तों के बारे में कुछ नया सिखा रहा था। अमन जानता था कि ये जर्नी अभी लंबी चलने वाली है। क्या आप भी अपनी सोच को बदलने और एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? भाषा आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जाने। अमन अब यह समझ चुका था कि सिर्फ शब्द कहना काफी नहीं है, उन्हें सोच समझकर कहना जरूरी है। ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान जब एक सहयोगी ने वेग लैंग्वेज में कहा, हमें अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना चाहिए, तो अमन ने शांत होकर पूछा, बेटर का मतलब स्पीड बढ़ानी है, यूजेबिलिटी सुधारनी है, या कोई और चीज? उस सवाल ने बातचीत की दिशा ही बदल दी। सभी ने महसूस किया कि अस्पष्ट भाषा कई बार डिस्कशन को भटकाती है। इसके बाद टीम ने मिलकर स्पेसिफिक गोल्स तय किए।
अमन को पहली बार एहसास हुआ कि भाषा का सही इस्तेमाल किसी भी बातचीत को कितना प्रभावशाली बना सकता है। खुशी का मतलब, शाम को जब वो अपने दोस्त अमित से मिला तो उसने कैजुअली पूछा, यार तुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? अमित ने तुरंत जवाब दिया, पता नहीं, जब खुश होता हूं तो खुश होता हूं। अमन मुस्कुराया और कहा, लेकिन खुश का मतलब क्या है? सुकून, उत्साह या बस मन की शांति? खुशी अलग अलग संदर्भों में अलग हो सकती है ना? अमित कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, यार सही कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि खुशी का मतलब मेरे लिए क्या है। शायद मुझे इसे परिभाषित करने की जरूरत है। अमन को समझ आया कि जब हम सही शब्दों में अपनी बात रखते हैं तो ये न सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें भी अपनी भावनाओं और सोच को बेहतर समझने में मदद करता है। परिवार में स्पष्टता का जादू। एक दिन अमन की मां ने शिकायत की, तू हमेशा बिजी रहता है, हमें टाइम ही नहीं देता। पहले अमन शायद बचाव में कहता, मां मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं। लेकिन इस बार उसने शांत होकर पूछा, मां टाइम नहीं देता से आपका मतलब क्या है? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ चाय पीने बैठूं या रोज कॉल करूं या कुछ और? मां ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बस कभी कभी साथ बैठकर बातें कर लिया कर, वही काफी है। अमन को एहसास हुआ कि अस्पष्ट भाषा अक्सर अनावश्यक विवादों को जन्म देती है। सटीक संवाद रिश्तों को बेहतर बना सकता है। भाषा हमारी सोच का आईना। उस रात अमन ने किताब के उस हिस्से को दोबारा पढ़ा जिसमें लिखा था, लैंग्वेज इज द लेंस थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। इफ द लेंस इज ब्लरी, आवर विजन विल बी अनक्लियर। भाषा वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर लेंस धुंधला है तो दृष्टि भी स्पष्ट नहीं होगी। उसने महसूस किया कि कई बार वो बहसों में ऐसी बातें कह देता था जो दूसरे लोग गलत समझ लेते थे। कॉलेज के दिनों में उसने एक बार कहा था, यह समाज पूरी तरह से भ्रष्ट है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि पूरी तरह से भ्रष्ट कहना न सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर था बल्कि सच भी नहीं था। अगर वो कहता कुछ संस्थानों में भ्रष्टाचार है तो उसकी बात ज्यादा विश्वसनीय और प्रभावशाली होती। खुद से बातचीत का तरीका। अमन ने यह भी देखा कि उसकी खुद से बातचीत भी कई बार वेग होती थी। पहले वो खुद से कहता, मुझे पंक्चुअल बनना है, लेकिन अब उसने इसे स्पष्ट किया। 1, मुझे रोज 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। 2, हर हफ्ते कम से कम एक किताब पढ़नी है। 3, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। जब वे गोल्स को स्पेसिफिक गोल्स में बदला तो वे ज्यादा अचीवेबल लगे। उसने अपनी जर्नल में लिखा, लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ टूल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, इट्स अ वे टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ। द क्लियरर योर लैंग्वेज, द क्लियरर योर लाइफ। 5वां पार्ट, सोचो लेकिन अलग थलग नहीं। अब वो 5वें पार्ट, थिंक फॉर योरसेल्फ नॉट बाय योरसेल्फ पर पहुंच चुका था। रात थी और वो हमेशा की तरह अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था। किताब में लिखा था, While it's important to develop your own thoughts, no idea exists in a vacuum. Discussions, debates, and collaborations bring depth and diversity to your thinking. अपनी सोच विकसित करना जरूरी है, लेकिन कोई विचार अकेले मौजूद नहीं होता। चर्चा और सहयोग से आपकी सोच में गहराई और विविधता आती है। अमन को यह विचार गहराई से छू गया। क्या मैं दूसरों के साथ विचार साझा करके अपनी सोच को बेहतर बना सकता हूं? टीम वर्क का जादू। अगले दिन ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसने अपनी टीम से पूछा, इस समस्या को हल करने का आपका तरीका क्या है? पहले वो शायद किसी सुझाव पर ध्यान न देता, लेकिन इस बार उसने सबकी बात सुनी। मनीषा ने कहा, अगर हम इस दृष्टिकोण से सोचें तो ये ज्यादा प्रभावी होगा। टीम के अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने नजरिए पेश किए। अमन ने महसूस किया कि उसका मूल विचार अच्छा था, लेकिन सहयोग और सुझावों ने उसे और बेहतर बना दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, थिंकिंग फॉर योरसेल्फ डजंट मीन आइसोलेटिंग योरसेल्फ। कोलैबोरेशन रिफाइंस आइडियाज एंड ओपन्स डोर्स टू न्यू पर्सपेक्टिव्स। हर अध्याय एक नई दिशा। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर नया पाठ अमन की सोच में एक नया आयाम जोड़ रहा था। अमन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि जीने की यात्रा थी। आप भी इस यात्रा के लिए तैयार है? सोचो लेकिन अकेले नहीं, सबके साथ। अमन की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसकी सोच में बदलाव का सिलसिला
उसे नए आयाम दिखा रहा था। इस बार किताब ने उसे एक गहरी चुनौती दी। थिंक फॉर योरसेल्फ, नॉट बाय योरसेल्फ। इसका मतलब है कि अपनी सोच को खुद गढ़ो, लेकिन दूसरों के नजरिए और इनपुट के लिए खुले रहो। साझा करना, समझ पाना। घर लौटते वक्त अमन ने अपनी बहन अंजलि से एक पुरानी शिकायत सुनी। तो अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर क्यों नहीं करता? इस बार अमन ने पहली बार अपनी सबसे बड़ी चिंता साझा की। मुझे अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया करने का मन है, पर समझ नहीं आ रहा ये सही होगा या नहीं। अंजलि ने सलाह दी, तो अपने कलीग्स या मेंटर से बात क्यों नहीं करता? अगले दिन अमन ने अपने एक सीनियर से बात की। उनकी सलाह ने अमन को सही दिशा में सोचने और अपने फैसले के अच्छे बुरे पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। उसे समझ आया कि दूसरों से बातचीत न सिर्फ क्लैरिटी देती है, बल्कि नए रास्ते भी खोलती है। मित्रों के साथ एक गहरी चर्चा। वीकेंड पर अमन ने अपने दोस्तों अमित, समीर और नेहा को एक कैजुअल चर्चा के लिए बुलाया। सवाल था, खुशी क्या है? पहले तो जवाब मजाकिया थे, पिज्जा खाने में या नेटफ्लिक्स देखने में। लेकिन जब उसने गंभीरता से पूछा तो चर्चा ने गहराई पकड़ ली। नेहा ने कहा, खुशी अपने काम में संतोष पाने में है। समीर ने कहा, फैमिली के साथ वक्त बिताने में। और अमित ने खुशी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैटेगरी में बांटा। अमन को एहसास हुआ कि अगर वो अकेले इस सवाल पर सोचता तो शायद वो सिर्फ अपने नजरिए तक सीमित रहता, लेकिन इस चर्चा ने उसे खुशी के नए आयामों से रूबरू कराया। साझा सोच का जादू। किताब ने यह भी सिखाया कि साझा सोच सिर्फ दूसरों से आइडियाज लेने का नाम नहीं, बल्कि अपने विचारों को भी खुले दिल से साझा करना है। अमन ने महसूस किया कि कई बार वो अपने विचार इसलिए साझा नहीं करता था क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे जज करेंगे। इस डर को उसने छोड़ने का फैसला किया। ऑफिस में उसने टीम के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया। इस बार उसने अपने आइडियाज खुले दिल से साझा किए और दूसरों की बातों को ध्यान से सुना। उसने देखा कि जब विचार खुले तौर पर साझा होते हैं तो उनकी क्वालिटी और गहराई बढ़ जाती है। अंतिम सबक, जुड़े रहना, बढ़ते रहना। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा, थिंकिंग फॉर योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप, बट शेयरिंग योर थॉट्स एंड लिसनिंग टू अदर्स ट्रांसफॉर्म्स इंडिविजुअल आइडियाज इनटू कलेक्टिव विजडम। उसे समझ आ चुका था कि अकेले सोचने और मिलजुल कर सोचने के बीच संतुलन कितना जरूरी है। जिंदगी के हर पहलू में बदलाव साफ दिखने लगे थे। ऑफिस में वो एक बेहतर टीम प्लेयर बन चुका था। घर में रिश्ते मजबूत हो रहे थे। उसकी बहन अंजलि ने मजाक में कहा, तू तो अब किसी फिलोसोफर जैसा लगता है। और दोस्तों के साथ अब उसकी चर्चा गहरी और अर्थपूर्ण हो चुकी थी। सीखने का अंत नहीं, नई शुरुआत। अमन ने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखे शब्द याद किए, फिलॉसफी इज नॉट अबाउट आइसोलेटिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट एंगेजिंग विद द वर्ल्ड मीनिंगफुली, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, कोलैबोरेटिंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। उसने जाना कि यह किताब सिर्फ एक पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन जीने की नई दृष्टि थी। उसने इसे शेल्फ पर रखा, लेकिन उसके सबक अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। तो दोस्तों, यही थी हाउ टू थिंक लाइक अ फिलोसोफर की सीख की कहानी। क्या आप भी इन सीखों को अपनी जिंदगी में आजमाना चाहेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और धन्यवाद इस सफर का हिस्सा बनने के लिए। याद रखें, हर दिन एक नया सवाल है, हर दिन एक नई सोच, और हर दिन खुद को और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने का एक मौका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और याद रखें, ये सफर सिर्फ किताब खत्म करने का नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का है।